हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो इसकी फास्ट रीडिंग करेंगे। तो चलिए आज क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। 4 पॉइंट दिए हुए हैं इसमें। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। परजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल और क्या है, नैतिक प्रश्न जो दिए हुए हैं। तो इनमें इस चैप्टर में मेन 4 पॉइंट में फोकस किया गया है। तो चलिए क्या है, तुम पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी जिसके बारे में पढ़ चुके हो उसमें मुख्यतः आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवक, पौधों व जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भैषजिक व जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक, कृषि में आनुवांशिकतः रूपांतरित फसलें, संसाधित खाद्य, जैव सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। का नंबर, उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। ख नंबर, उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। तथा ग अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। और ये जो मेन 3 पॉइंट दिया हुआ है इससे एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये भी पूछ सकता है। और एमसीक्यू में 2 दे देगा और फिर एक में बोल देगा, ये दोनों ऐसे करके कुछ पूछ सकता है, एमसीक्यू बना सकता है। अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वस्थ व खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार से लगा हुआ है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। अब पहला पॉइंट क्या देखेंगे, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। का कृषि, रसायन आधारित कृषि, कार्बनिक कृषि। का आनुवांशिकतः निर्मित आधारित कृषि। हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में तिगुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है। उत्पादन में वृद्धि आनुवांशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतः उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों, खाद्यों तथा पीड़कनाशकों का प्रयोग एक कारण है। हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफ़ी महंगे पड़ते हैं। वह परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों से उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। पर्याप्त एवं उन्नत किस्म की फसलें प्रदान भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारी पारंपरिक प्रजनन तकनीकें जब असफल हुई तब एक अन्य प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ जिसे ऊतक संवर्धन कहते हैं। ऊतक संवर्धन का क्या अर्थ है। 50 के दौरान वैज्ञानिकों ने जान लिया कि पादप कर्तोतकी से पुनर्जनित किया जा सकता है। जैसे पादप का कोई भाग ले लीजिए, उसे विशिष्ट पोषक मीडिया तथा रोगाणु रहित स्थिति में एक टेस्ट ट्यूब में उगने दिया। किसी कोशिका कर्तोतकी से पूर्ण पादप में जनित होने की यह क्षमता पूर्ण सशक्तता कहलाती है। उच्च वर्ग के प्राणियों में आप इसे किस प्रकार निष्पादित करेंगे, इसके बारे में जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। इस बात पर यहाँ बल देने की आवश्यकता है कि पोषक माध्यम कार्बन स्रोत जैसे सुक्रोज तथा अकार्बनिक लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल तथा वृद्धि नियंत्रक जैसे ऑक्सिन
साइटोकाइनिन आदि प्रदान करें। इन विधियों के प्रयोग द्वारा अत्यंत ही अल्प अवधि में हजारों पादपों का प्रवर्धन संभव हो सका। ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इनमें प्रत्येक पादप आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं, जहाँ से वह पैदा हुए हैं। यह सोमा क्लोन कहलाते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पादपों जैसे टमाटर, केला, सेब आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इस विधि द्वारा किया गया है। किसी ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला में आप अपने अध्यापक के साथ जाएं ताकि आप इस क्रिया का अवलोकन कर सकें तथा समझ सकें। इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादपों में पुनर्लाभ है। यदि पादप विषाणु से संक्रमित है तब भी विभाज्योतक शीर्ष तथा कक्षीय विषाणु से अप्रभावित रहता है। अतः विभाज्योतक मेरिस्टेम को अलग कर उसे विट्रो में उगाया जाता है ताकि विषाणु मुक्त पादप तैयार हो सके। वैज्ञानिकों को केला, गन्ना, आलू आदि संवर्धित विभाज्योतक तैयार करने में काफ़ी सफलता मिली है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने पादपों से एकल कोशिकाएं अलग उनकी कोशिका भित्ति का पाचन हो जाने से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा नग्न प्रोटोप्लास्ट पृथक किया जा सका है। प्रत्येक किस्म में वांछनीय लक्षण विद्यमान होते हैं। पादपों की दो विभिन्न किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है, जो आगे चलकर नए पादप को जन्म देता है। यह संकर कायिक संकर जबकि यह प्रक्रम कायिक संकरण कहलाता है। ऐसी स्थिति की कल्पना करो जब टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होता है तथा वृद्धि करने के बाद इससे नए संकर पादप का जन्म होता है। इसमें टमाटर तथा आलू के अभिलक्षण संयुक्त रूप से होते हैं। इस प्रक्रम के परिणाम स्वरूप पोमेटो का निर्माण होता है, परंतु दुर्भाग्यवश पादप में व्यावसायिक उपयोग के लिए वांछित समुचित अभिलक्षणों का अभाव था। क्या ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता है जिसमें आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों से सर्वाधिक उत्पादन ले सकेंगे? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खादों एवं रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को घटा सकते हैं? आनुवंशिकतः रूपांतरित फसलों का उपयोग ही इस समस्या का हल है। पौधे जीवाणु, कवक व जंतु के जीन्स हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं। आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्राकृतिक परपोषी पौधे जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीएम पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। आनुवंशिक रूपांतरण द्वारा का अजैव प्रतिबलों, ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण, रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता करना, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल, कटाई पश्चात होने वाले अन्नादि नुकसानों को कम करने में सहायक, पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, यह शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि, उदाहरणार्थ विटामिन ए समृद्ध धान, गोल्डन राइस। इस मेन पॉइंट से 12th में भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं
वैसे भी कम्पिटिटिव लेवल में आते हैं। तो इस मेन पॉइंट को ज़्यादातर ध्यान में रखिए। उपरोक्त उपयोगों के साथ साथ जीएम का उपयोग तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनसे वैज्ञानिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में वसा, ईंधन व भेषजीय पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों में जिनके बारे में तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे वह पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है, जो पीड़कनाशकों प्रयोग में लाती है। बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जिसे बैसिलस थुरिनजिएंसिस संक्षेप में बीटी कहते हैं से निर्मित होता है। बीटी जीव विष जीन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्ति होकर कीटों पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस तरह से जैव पीड़कनाशकों का निर्माण होता है। उदाहरणार्थ बीटी कपास, बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू व सोयाबीन। बीटी कपास बैसिलस थुरिनजिएंसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे लिथिडोटेसन, तंबाकू की कलिका कीड़ा, सैनिक कीड़ा, कोलियोप्टेरन भृंग व डिप्टेरान मच्छर को मारने में सहायक है। बी थुरिनजिएंसिस अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवों का निर्माण करती है। इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। यह जीव विष बैसिलस थुरिनजिएंसिस को क्यों नहीं मारता है? वास्तव में बीटी जीव विष प्रोटीन प्राक जीव विष निष्क्रिय रूप में होता है। ज्यों ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, इसके रवे आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं की सतह से बंधकर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिस कारण से कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। विशिष्ट बीटी जीव विष जिसे बैसिलस थुरिनजिएंसिस से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जीन्स का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, जबकि सर्वाधिक बीटी जीव विष कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं। जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। तो प्रोटीन्स जीन क्राई 1AC व क्राई 2AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं। वे कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं, जबकि क्राई 1AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। पीड़क प्रतिरोधी पौधा विभिन्न सूत्रकृमि मानव सहित जंतुओं व कई किस्म के पौधों पर परजीवी हो। सूत्रकृमि मिल्वाडेगाइन इनकोग्निशिया तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। उपरोक्त संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया है, जो RNA अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है। RNA अंतरक्षेप सभी समकेंद्रकी जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। इस विधि में विशिष्ट दूत RNA पूरक द्विसूत्री RNA से जिसके फलस्वरूप दूत RNA के स्थानांतरण ट्रांसलेशन को रोकता है। इस द्विसूत्री RNA का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक RNA जीनोम ट्रैक ट्रांसफाजान के प्रतिकृति के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती RNA एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में प्रवेश
कराया जा चुका है। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिकाओं में अर्धसेंस व प्रति अर्ध एंटीसेंस आरएनए का निर्माण करता है। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं जो द्विसूत्री आरएनए का निर्माण करते हैं, जिससे आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ होता है और इसी कारण से सूत्रकृमि के विशिष्ट दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति से परजीवी जीवित नहीं रह पाता है। इस प्रकार परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उपयोग उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियों का अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त उत्पाद जो अमानवीय स्रोतों से विलगित किए गए हैं वे अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियों विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृति हो चुकी है। वर्तमान में इनमें से 12 भारत में आनुवांशिकतः निर्मित इंसुलिन, वयस्कों में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। मानव इंसुलिन पर्याप्त उपलब्ध न होने पर मधुमेह रोगी क्या करेंगे, उस पर विचार करने पर हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें अन्य जानवरों से इंसुलिन वियुक्त कर उपयोग में लाना होगा। क्या अन्य जंतुओं से वियुक्त इंसुलिन मानव शरीर में भी प्रभावी है और उसका मानव शरीर के प्रतिरक्षा अनुक्रिया पर कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता है। तुम कल्पना करो कि यदि कोई जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता है तो निश्चय ही पूरी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तुम आसानी से ऐसे जीवाणु को अधिक मात्रा में विकसित कर जितना चाहे अपनी आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन बना सकते हैं। सोचो, क्या इंसुलिन मधुमेही लोगों को मुख से दिया जा सकता है कि नहीं? क्यों? मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता था। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में प्रत्युर्जा, एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह के प्रतिक्रिया होने लगती थी। इंसुलिन की 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, श्रृंखला ए, श्रृंखला बी, जो आपस में डाई सल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन, प्राक एंजाइम की तरह प्राक हार्मोन को पूर्ण परिपक्व व क्रियाशील हार्मोन बनने के पहले संसाधित होने की आवश्यकता होती है। संश्लेषित होता है, जिसके एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी कहते हैं। यह सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। आरडीएनए तकनीकों का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप से तैयार किया जाए। 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती हैं। इसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को निकालकर डाई सल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया।
अब आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। थोड़ी भी यदि वीडियो समझ में आए और एनसीईआरटी की फास्ट रीडिंग अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।